हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की इस बहुत ही खास और शानदार मास्टर क्लास में। देखिए, एक टीचर होने के नाते ना मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि लिटरेचर या कह लीजिए साहित्य सिर्फ रटकर एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये तो जिंदगी के बहुत गहरे, बहुत ही खूबसूरत लेसन सीखने के लिए होता है। और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज हम NIOS क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 21 कवर करेंगे, जिसका नाम है द विलेज फार्मेसी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गांव और एक फार्मेसी का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है, तो बस अपनी पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए एक कंप्लीट A to Z गाइड है। इस पूरे चैप्टर में हम नेचर यानी प्रकृति, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज और ह्यूमन इमोशंस का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा दिखने वाला पेड़ हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, हमारी कितनी मदद कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के फोकस के साथ अपने आज के इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हैं। अब चैप्टर की गहराई में जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पूछना चाहता हूँ। हाउ डू वी पे होमेज टू डिपार्टेड सोल्स? मतलब जब हमारा कोई अपना, कोई करीबी इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है, तो हम उन्हें श्रद्धांजलि कैसे देते हैं, हम उन्हें कैसे याद करते हैं? यहाँ रुककर जरा एक सेकंड के लिए सोचिए। हम अक्सर रोते हैं, शोक मनाते हैं या उनकी तस्वीरें लगाते हैं, राइट? लेकिन हमारी आज की ये कहानी एक बहुत ही दिल दहला देने वाली रियल लाइफ ट्रेजेडी से जुड़ी है। और उस ट्रेजेडी के बाद जो श्रद्धांजलि दी गई वो अपने आप में बहुत अनोखी थी। बात है साल 2004 की। तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर के एक स्कूल में एक भयानक आग लग गई थी। उस फायर एक्सीडेंट में 94 मासूम बच्चों की, जी हाँ, 94 बच्चों की जान चली गई थी। ये एक ऐसा भयानक हादसा था जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, पूरे देश को रुला दिया था। उस ट्रेजेडी के बाद स्कूलों में सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल भी उठे। लेकिन इस दुखद घटना के बाद उन 94 बच्चों को जो श्रद्धांजलि दी गई, जिस तरीके से उन्हें याद किया गया, बस वहीं से हमारे इस चैप्टर की असल शुरुआत होती है। राइटर ने इस इमोशनल कहानी को, इस दर्द को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल मैसेज के साथ कनेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो श्रद्धांजलि थी क्या। फटाफट देख लेते हैं हमारा आज का मास्टर प्लान क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रो और नीमा की कहानी से शुरू करेंगे। फिर समझेंगे कि नीम को विलेज फार्मेसी क्यों कहा जाता है। उसके बाद इस चैप्टर की कोर थीम्स को एनालाइज करेंगे। फिर हम ग्रामर सेक्शन में एक्टिव पैसिव वॉइस और नोटिस राइटिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट में आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक धांसू एग्जाम रैपिड रिवीजन करेंगे, ताकि सब कुछ दिमाग में पक्का हो जाए। तो चलिए अब हम सीधा अपनी कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी की शुरुआत में क्या हो रहा है। कहानी की शुरुआत होती है शाम के करीब 6 बजे। हमारी मेन कैरेक्टर है नीमा, जो क्लास 8 की स्टूडेंट है। वो अभी तक अपने स्कूल से घर नहीं लौटी है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बच्चा देर से घर आता है तो क्या होता है, घर पर उसके माता पिता और गांव से आए हुए उसके दादा दादी बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। अचानक से दरवाजा खुलता है और नीमा अंदर आती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ है। उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा है, जिसे हम इंग्लिश में सैपलिंग कहते हैं। सब हैरान होते कि ये क्या है। तब नीमा बहुत ही इमोशनल होकर बताती है कि आज उनके स्कूल में एक बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा थी। आपको याद है ना वो कुंभकोणम ट्रेजेडी जिसके बारे में हमने अभी बात की? हाँ, उन्हीं 94 बच्चों की याद में जिनकी उस आग में मृत्यु हो गई थी, स्कूल कैंपस में 94 नीम के पौधे लगाए गए हैं, हर एक बच्चे की याद में एक पौधा। यहाँ पर राइटर ने चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल लिटरेरी डिवाइस यूज किया है। एक फ्रेज है, मर्सीलेसली निप्ड इन द बड। ये लाइन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निप्ड इन द बड एक मेटाफर है। देखिए, बड का मतलब होता है कली। जब किसी फूल को खिलने से पहले ही कोई बेरहमी से तोड़ दे तो उसे निप्ड इन द बड कहते हैं। राइटर ने ये मेटाफर उन मासूम बच्चों के लिए इस्तेमाल किया है जिनकी जिंदगी, जिनके सपने शुरू होने से पहले ही उस आग में खत्म हो गए। नीमा अपने परिवार को बताती है कि वो ये एक पौधा अपने घर के बगीचे में लगाने के लिए लाई है, ताकि वो उन बच्चों की यादों को हमेशा जिंदा रख सके। ये एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम प्रकृति के जरिए एक नया जीवन देकर किसी की यादों को हमेशा के लिए संजो कर रख सकते हैं। सिर्फ आंसू बहाने के बजाय उन बच्चों की याद में जीवन बोना, ये सच में बहुत पावरफुल है। कहानी के इस इमोशनल हिस्से के बाद अब हम अपने दूसरे और सबसे ज्यादा एजुकेशनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का दिल है, नीम, द विलेज फार्मेसी। जब नीमा वो नीम का पौधा घर लाती है तो उसके पिता, जिनका नाम इनियावन है, जो कि पेशे से खुद एक डॉक्टर है, वो कहते हैं कि नीम के पौधे की मेडिसिनल वैल्यू
यानी चिकित्सीय गुण बहुत ज्यादा होते हैं। अब नीमा तो आज के जमाने की बच्ची है, उसे इस बारे में कुछ खास नहीं पता था, तो उसकी दादी उसे एक बहुत अच्छी सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि बेटा, इसके बारे में अगर सच में जानना है ना तो अपने दादाजी से पूछो, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव में बिताई है और प्रकृति के वो बहुत करीब रहे हैं। तब दादाजी, ग्रैंडपा, उसे जो बताते हैं वो सुन के नीमा हैरान रह जाती है। दादाजी बताते हैं कि गांव के लोग नीम के पेड़ को प्यार से विलेज फार्मेसी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। फार्मेसी एक ऐसी जगह होती है जहां हमें तरह तरह की बीमारियों की दवाइयां मिलती हैं, मेडिकल स्टोर जिसे हम कहते हैं। लेखक ने नीम को ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस एक अकेले पेड़ का हर एक हिस्सा किसी न किसी बड़ी से बड़ी बीमारी का पक्का इलाज करता है। दादाजी बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके बताते हैं कि देखो, आज मैं 80 साल का हूं, लेकिन इस 80 साल की उम्र में भी मेरे दांत एकदम पत्थर की तरह मजबूत है और मेरी स्किन पर कोई दाग धब्बा नहीं है। और इसका राज क्या है? इसका राज है नीम। वो बताते हैं कि वो रोज नीम की छोटी टहनियों से, जिन्हें ट्विग्स कहते हैं, दातुन करते हैं। और तो और वो नीम का कड़वा जूस भी पीते हैं, जो उनके खून को, ब्लड को एकदम प्योरीफाई कर देता है। इसके अलावा दादाजी एक और कमाल का फैक्ट बताते हैं। गर्मियों के दिनों में जो बाहर चिलचिलाती धूप होती है ना, तब नीम के पेड़ के नीचे का तापमान आसपास के तापमान से पूरे 10 डिग्रीज कम होता है। मतलब ये तो कुदरत का दिया हुआ एक फ्री एयर कूलर हो गया। और क्या आप जानते हैं, ये एक पेरिनियल ट्री है, मतलब सदाबहार पेड़, जो आराम से 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हें अपनी नोटबुक्स में एकदम क्लियरली लिख लीजिए। ये आपके एग्जाम का टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 5 है और ये डायरेक्ट पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं कि नीम के पेड़ का हर एक हिस्सा कैसे इस्तेमाल होता है। आइए इसे डिटेल में मैप आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बार्क यानी पेड़ की छाल, सीड्स यानी बीज, और लीव्स यानी पत्तों की। इन तीनों ही चीजों का इस्तेमाल अलग अलग तरह की मेडिसिन यानी दवाइयां बनाने में होता है। फिर आते हैं ट्विग्स पर। ट्विग्स मतलब पेड़ की छोटी और पतली टहनियां। गांव में लोग आज भी सुबह उठकर ब्रश के बजाय इन्हीं टहनियों से दातुन करते हैं, जो उनके दांतों और मसूड़ों को उम्र भर मजबूत रखते हैं। तीसरा है फॉलन लीव्स। जो पत्ते पेड़ से सूखकर नीचे गिर जाते हैं वो भी बेकार नहीं जाते। किसान उन्हें इकट्ठा करके ऑर्गेनिक मैन्योर यानी प्राकृतिक खाद बनाते हैं, जिससे मिट्टी में जान आ जाती है और फसलें बिना किसी केमिकल के बहुत अच्छी होती हैं। चौथा है नीम वुड। नीम की लकड़ी कारपेंट्री यानी फर्नीचर बनाने के बहुत काम आती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? ये टर्मिनल रेजिस्टेंट होती है। मतलब इस लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती भाई। आपका फर्नीचर सालों साल सुरक्षित रहता है। और अंत में आता है इसका जूस। नीम के पत्तों का रस भले ही पीने में बहुत कड़वा लगे, लेकिन ये दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में मैचिंग क्वेश्चंस में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ये पक्का आता है। आपको बस ये 5 पॉइंट्स इसी तरह टू द पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स की, जो आपके आंसर्स को बाकी स्टूडेंट्स से अलग और बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे। एग्जामिनर जब ये वर्ड्स आपके आंसर शीट में देखेगा तो फुल मार्क्स पक्के हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पैनासिया। स्पेलिंग है PANACEA। पैनासिया, इसका मतलब होता है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, यानी हर मर्ज की दवा, रामबाण इलाज। इस चैप्टर में दादाजी ने नीम को एक पैनासिया कहा है। अगर आपको इसे सेंटेंस में यूज करना हो तो आप लिख सकते हैं, नीम इज कंसिडर अ पैनासिया फॉर मेनी सिवियर स्किन डिजीजेस। दूसरा वर्ड है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है बीमारियां या रोग। तीसरा वर्ड जो चैप्टर में यूज हुआ है वो है इन्फ्लेमेशन, जिसका मतलब होता है शरीर में होने वाली सूजन या जलन। नीम का लेप इस इन्फ्लेमेशन को चुटकियों में दूर कर देता है। और चौथा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है एक्सकवेटेड। एक्सकवेटेड, इसका मतलब होता है जमीन की खुदाई करके कुछ बाहर निकालना। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 4000 साल पहले की हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई थी, तब वहां भी नीम के इस्तेमाल के सबूत मिले थे। मतलब हमारे पूर्वज 4000 साल पहले भी नीम का ये जादू जानते थे। इन वर्ड्स को अपने लॉन्ग आंसर्स में जरूर हाईलाइट करिएगा। इन सारे शानदार फैक्ट्स और कहानी को समझने के बाद अब हम चैप्टर के सबसे गहरे हिस्से में चलेंगे। अब हम एनालाइज करेंगे मुख्य विषयों को और पात्रों के छिपे हुए प्रतीकवाद यानी सिंबलिज्म को। जरा नोटिस करिए कि राइटर ने नीमा और ग्रैंडपा, इन दोनों कैरेक्टर्स को कैसे एकदम ऑपोजिट लेकिन कनेक्टेड तरीके से डेवलप किया है। नीमा आज की प्रेजेंट जनरेशन का सिंबल है। वो बहुत स्मार्ट है, मॉडर्न नॉलेज रखती है, लेकिन वो अपनी ही जड़ों से, अपनी ट्रेडिशनल विजडम से बिल्कुल अनजान है। दूसरी तरफ दादाजी हमारी मजबूत जड़ों और हमारी पुरानी संस्कृति के प्रतीक हैं। इस चैप्टर की जो प्राइमरी थीम्स हैं वो बहुत ही क्लियर हैं। पहली थीम है वैल्यूइंग ट्रेडिशनल नॉलेज।
आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस आज जिन चीज़ों पर रिसर्च करके उन्हें सही मान रहा है, भारत के गांवों में वो चीज़ें हज़ारों सालों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं। हमें उस ज्ञान की कदर करनी चाहिए। दूसरी थीम है इको फ्रेंडली एंड एग्रो फ्रेंडली सेंसिटिविटी। नीम खेतों को हानिकारक कीड़ों से बचाता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है, वो भी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तीसरी और बहुत इमोशनल थीम है पेइंग होमेज थ्रू नेचर। किसी की मृत्यु के भयानक शोक को, रोने धोने को एक नए जीवन की शुरुआत में बदल देना। एक पेड़ लगाना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सिंबलिज्म यूज हुआ है। चैप्टर के बिल्कुल आखिर में दादाजी एक बहुत प्यारी तुलना करते हैं। वो नीम को वंडर ट्री, चमत्कारी पेड़ कहते हैं, और अपनी पोती नीमा को वंडर गर्ल, चमत्कारी बच्ची कहते हैं। क्योंकि जैसे नीम समाज को हील करता है, वैसे ही नीमा की वो नई सोच, वो पौधे लगाने का विचार समाज के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लिटरेचर के इस खूबसूरत सफर के बाद अब हम थोड़ा गियर्स शिफ्ट करते हैं और आते हैं ग्रामर पर। हमारा सेक्शन 4 है एक्टिव और पैसिव वॉइस। बोर्ड एग्जाम्स में ग्रामर सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है, इसलिए इसके रूल्स को एकदम लॉजिकली समझते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, यानी जो काम कर रहा है, वो हीरो होता है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। जैसे स्क्रीन पर जो पहला सेंटेंस है, वी प्लांटेड 94 सैपलिंग्स इन आवर स्कूल। यहाँ किसने पौधे लगाए? वी ने। तो वी यहाँ हीरो है, सब्जेक्ट है, और ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा फोकस पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ काम करने वाले से ज्यादा वो काम या ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, 94 saplings have been planted in our school। इस सेंटेंस में क्या ज्यादा जरूरी है? 94 पौधे लगाए गए, ये बात ज्यादा जरूरी है। किसने लगाए? बच्चों ने, प्रिंसिपल ने या टीचर्स ने? वो उतना जरूरी नहीं है। फोकस एक्शन पर है। यहाँ बोर्ड एग्जाम के लिए एक गोल्डन रूल याद रखिएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का ही इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ प्लांटेड यूज हुआ है। और एक बात, आप जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या स्कूल में जो नोटिसेस लगते हैं, वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन या एक्शन को हाईलाइट करना होता है, इंसान को नहीं। एक्टिव पैसिव के बाद अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, जिन्हें हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। मेनली ये 2 तरह के होते हैं और आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी ये बताता है कि कोई चीज़ कैसी है, उसका गुण क्या है। इंग्लिश में कहें तो व्हाट काइंड। जैसे इस चैप्टर में यूज हुआ है मैजिकल सीजन, जादुई मौसम, या टेंडर लीव्स, कोमल पत्ते। मौसम कैसा है? जादुई। तो मैजिकल क्या हुआ? क्वालिटी। दूसरा होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, उसकी मात्रा क्या है। इंग्लिश में कहें तो हाउ मच या हाउ मैनी। जैसे मैनी लीव्स, बहुत सारे पत्ते, या सम रेन, थोड़ी बारिश। बारिश कितनी? थोड़ी सी। तो सम क्या हुआ? क्वांटिटी। अब मैं आपसे एक इंटरैक्टिव सवाल पूछती हूँ, देखते हैं आपको समझ आया या नहीं। मान लीजिए मैं कहती हूँ द ट्री हैज़ ग्रीन लीव्स, पेड़ पर हरे पत्ते हैं। तो इसमें जो वर्ड है ग्रीन, वो क्या है? क्या वो क्वालिटी है या क्वांटिटी है? बिल्कुल सही सोचा आपने। रंग बता रहा है, मतलब कैसा है ये बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। ग्रामर के रूल्स समझने के बाद अब आते हैं सेक्शन 5 पर, राइटिंग स्किल्स। हम बात करेंगे नोटिस और मैसेज राइटिंग की। स्टूडेंट्स, मेरी बात मानिए, इसमें पूरे 5 के 5 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। बस आपको इसका सही फॉर्मेट फॉलो करना है। नोटिस राइटिंग एक बहुत ही फॉर्मल चीज होती है, इसलिए इसका फॉर्मेट बहुत रिजिड होता है। इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले पेज के एकदम बीच में सेंटर में उस ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम आता है जो वो नोटिस निकाल रहा है। उसके ठीक नीचे बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है NOTIC। फिर लेफ्ट साइड पर आपको डेट लिखनी है। उसके बाद बीच में एक कैची हेडिंग या सब्जेक्ट आता है, जिससे पता चले कि नोटिस किस बारे में है। फिर शुरू होती है आपकी मेन बॉडी। इसमें आपको कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ फैक्ट्स देने हैं। इसके लिए 4 W's का रूल याद रखिए। हु किसके लिए है, व्हाट क्या इवेंट है, व्हेन कब है, डेट और टाइम, और वेयर कहाँ है, वेन्यू। इसके बाद आप बताएंगे कि जो इसे पढ़ रहे हैं उन्हें क्या एक्शन लेना है, और एकदम अंत में लेफ्ट साइड पर नोटिस लिखने वाले का नाम, उसका डेजिग्नेशन और सिग्नेचर आता है। एक सबसे ज़रूरी बात जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, नोटिस को हमेशा स्केल और पेंसिल से एक बॉक्स के अंदर बंद करना होता है, और इसकी लैंग्वेज हमेशा फॉर्मल और पैसिव वॉइस में होनी चाहिए, बिना बॉक्स के मार्क्स कट जाएंगे। नोटिस के बाद आता है मैसेज राइटिंग। मैसेज हम तब लिखते हैं जब हमें किसी को कोई बहुत ज़रूरी बात बतानी होती है, लेकिन वो इंसान उस वक्त हमारे सामने मौजूद नहीं है।
मान लीजिए आपके पापा ऑफिस गए हैं और पीछे से उनके दोस्त का फोन आता है और आपको पापा के लिए मैसेज छोड़ना है। इसका फॉर्मेट नोटिस से थोड़ा अलग और बहुत ही क्रिस्प होता है। इसमें सबसे ऊपर बीच में मैसेज लिखते हैं, फिर लेफ्ट में डेट और टाइम लिखा जाता है कि आप ये मैसेज कब लिख रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ रिसीवर यानी जिसको वो मैसेज पढ़ना है, जैसे डियर पापा। फिर आती है आपकी इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन, जो बात फोन पर बताई गई थी बस वही लिखनी है, कोई एक्स्ट्रा गपशप नहीं। ये बहुत ही शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए। और अंत में नीचे की तरफ नेम ऑफ सेंडर यानी जो मैसेज लिख रहा है, मतलब आपका नाम आता है। मैसेज को भी हमेशा एक बॉक्स में इंक्लोज करना बहुत जरूरी है। इसकी वर्ड लिमिट आमतौर पर सिर्फ 50 वर्ड्स होती है, तो इसे लंबा खींचने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, सेक्शन 6, हमारा एग्जाम रैपिड रिवीजन। अभी तक जो भी पढ़ा है उसे दिमाग में एकदम लॉक कर लेते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से मुख्य रूप से 3 तरह के सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। पहला सवाल हमेशा कुंभकोणम ट्रेजेडी और नीमा की श्रद्धांजलि से जुड़ा होता है। आपको अपने आंसर में क्लियरली मेंशन करना है कि उस आग में 94 मासूम बच्चों की जान गई थी और उनकी याद में सिर्फ शोक मनाने के बजाय स्कूल ने 94 नीम के पौधे लगाए। ये श्रद्धांजलि का एक पॉजिटिव और इको फ्रेंडली तरीका था। दूसरा और सबसे पॉपुलर सवाल है कि नीम को विलेज फार्मेसी का टाइटल क्यों दिया गया। इसके जवाब में आपको नीम के हर एक हिस्से, बार्क, सीड्स, लीव्स, ट्विग्स, जूस का उपयोग बताना होगा कि कैसे वो अलग अलग एलिमेंट्स यानी बीमारियों को क्योर करते हैं। और तीसरा सवाल आता है नीम के इको फ्रेंडली फायदों पर। इसमें आपको लिखना है कि ये आसपास का तापमान 10 डिग्री कम कर देता है, ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है और इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती। अगर आपने अपने आंसर्स में आज डिस्कस किए गए कीवर्ड्स जैसे पनेसिया, एलमेंट्स और निप्ट इन द बड का सही इस्तेमाल कर लिया और राइटिंग सेक्शन में बॉक्स बनाकर सही फॉर्मेट फॉलो किया, तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। कोई आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता। तो बच्चों, क्या शानदार और ज्ञान से भरा सफर रहा आज का। हमने सिर्फ एक इंग्लिश का चैप्टर ही नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति और प्रकृति के बारे में जिंदगी के कई अनमोल लेसन सीखे। चैप्टर के आखिर में जो दादाजी का कोट है ना, नो वंडर द नीम इज नोन एज द वंडर ट्री एंड यूर अ वंडर गर्ल ट्रू। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हम भी उस कुदरती वंडर का, उस चमत्कार का एक हिस्सा बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, लिटरेचर पढ़ने की असली खूबसूरती यही तो है। ये सिर्फ आपकी ग्रामर या वोकैबुलरी ही बिल्ड नहीं करता, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा और रोज लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, पेड़ लगाइए और हमेशा नई चीजें सीखते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, जाते जाते आपके लिए एक होमवर्क है, एक सवाल है। आपके अपने घर के आसपास ऐसा कौन सा साधारण सा पेड़ या पौधा लगा है जिसके चमत्कारी गुणों से, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू से आप शायद आज तक अनजान थे? उसके बारे में पता लगाइए और सोचिएगा जरूर। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगली मास्टर क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।